हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में अथर बैच 2.0 जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो जो हमारे थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, यानी इसके जो एप्लीकेशंस हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। इसके पहले हम लोगों ने जो पहला वाला यूनिट देखा था, यूनिट नंबर 6 जो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जो भी हमारे टर्म यूज हो रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आज हम लोग इसके थ्योरीज पे चलेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का होने वाला है। तो आज हम लोग देखिए बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी इसी के अंदर हमारा क्या आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, पहले समझना है मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। इस बॉन्ड को बताने के लिए कई सारी थ्योरीज आए, तो हम लोग उस चीज को आज देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो मेटल होता था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो मेटल होता था वो मेटल होता था हमारा डी ब्लॉक का मेटल। जो मेटल था वो क्या था हमारा, कोई भी था डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे ट्रांजिशन वाले होते हैं वही हमें केवल लेना है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, उसमें हमारा जो ट्रांजिशन मेटल कौन कौन सा है, यानी जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड न हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग यहां पे लेते हैं एज अ सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल की बात की गई है वो डी ब्लॉक वाला ही एलिमेंट है, लेकिन वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं होता है। यानी हमें क्या लेना है, इसमें ट्रांजिशन मेटल लेना है। क्या लेना है हमें, ट्रांजिशन मेटल। अब ये लिगेंड के साथ किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हमको पता है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है और उसके अलावा इसके पास और भी उसके सेल में जो ऑर्बिटल होंगे, यस वाले, पी वाले और दूसरे डी वाले, वो भी क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। बहुत सारे इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये क्या करता है, ये लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, लिगेंड का क्या नेचर है, मेटल का क्या नेचर है, सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरीज के अंदर, जिस थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहां पे हमको पता है लिगेंड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सेंट्रल एटम को डोनेट करता है और बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतना चीज तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे शॉर्टकट में हम लोग वीबीटी भी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, वीबीटी। तो एग्जाम में कभी कभी वीबीटी नाम से भी दे सकता है आप लोगों का, तो हमको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अब इस थ्योरीज के मेन फीचर्स क्या है, आइए आज उसकी बात हम लोग करते हैं। तो पहला चीज आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहना क्या जाता है। तो द मेन एजम्पशन मेड बाय हिम दैट द मेटल लिगेंड बॉन्ड, यानी ये थ्योरी किसके लिए दिया गया है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होगा, उसी के बेस पे ये थ्योरी बनाया गया है। फिर क्या कर रहा है, ठीक है, यहां दिया मेटल लिगेंड बॉन्ड आर फॉर्म बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बाय लिगेंड। इसको हम लोगों ने पहले देख लिया है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगेंड देता है। और मेटल क्या करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्ड। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म हो रहा है। आइए बात करते हैं आगे हम लोग कुछ चीजों के बारे में, इसके फीचर्स क्या है। तो यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके पहले फीचर्स की। तो पहला फीचर देखिए दिया गया है यहां पे, द सेंट्रल मेटल कटायन या एटम। सेंट्रल मेटल हमारा कोई एटम हो सकता है या कोई पॉजिटिवली चार्ज कटायन हो सकता है, जिसे हम लोग आयन बोलते हैं। हैव अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट एसपीडी ऑर्बिटल्स। ठीक, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होते हैं। मैंने बोला था
केवल डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, उसके पास यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल भी क्या है, वैकेंट होते हैं। फिर दिया है इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्या बात हुई, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड, यानी मेटल के पास उसने डी ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है, जितना उसको क्या करना है, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड जितना बनता है उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए चीजों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बातें क्लियर होंगी। जैसे अगर हमारे पास क्या है, कोई मेटल एटम है, जैसे मैंने मान लिया Fe, एटॉमिक नंबर 26, और इसका जो ऑक्सीजन नंबर है मान लेते हैं ये 2+ स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हमारे पास क्या है, मेटल आयन है जो कि क्या है, 2+ स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग आयरन का क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके लास्ट में क्या होगा, 3d6 और 4s2 होता है। लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 3d6 और 4s2। यहां पे देख सकते हैं ये क्या है, +2 स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा गायब, यहां से s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। s ऑर्बिटल इसका क्या है, वैकेंट है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे सेल में। ये s4s का मतलब क्या है, ये चौथे सेल का s ऑर्बिटल है, चौथे सेल का s ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। तो जब चौथे सेल में पहुंच गए तो चौथे सेल में क्या क्या होता है, s होता है, p होता है, d भी होता है ना, क्योंकि हमको पता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के जब बाहर सेल को देखेंगे तो पहले सेल में एक s होता है, दूसरे में एक s और एक p होगा, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग 2s एंड 2p। इसको क्या बोलते हैं, 2s एंड 2p। इसमें क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। यहां पे क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 4s वाले सेल में, 4s वाले सेल में पहुंच चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, 4p 4d सारे के सारे ऑर्बिटल वैकेंट होंगे। तो यहां पे क्या है, 4p और 4d ऑर्बिटल भी रहता है, लेकिन वे क्या रहता है, वैकेंट रहता है हमारे पास। आइए बात करते हैं इसके ऑर्बिटल्स की। तो d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं, ठीक है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, s में 1, p में 3, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और फिर ये d है जिसमें भी क्या होगा, 5 ऑर्बिटल यहां पे रहेंगे। अब ये करेगा क्या, तो यहां पे देख सकते हैं ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3d6 है। 3d6 का मतलब यहां पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। s पूरा खाली, p खाली, d खाली। तो अब कंडीशन क्या आता है, यहां पे पॉइंट क्या बोला है कि सिंटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, उतने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितना ये क्या करेगा, मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे लिगेंड अगर मान लेते हैं कि 6 लिगेंड को ये कंबाइन करना चाह रहा है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट है। अगर 4 लिगेंड को कंबाइन करना है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, इन अ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड। तो इसके पास कई सारे वैकेंट ऑर्बिटल है, 6 चाहिए तो 6 है, 4 चाहिए तो इसके पास 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि क्या है, वैकेंट है, ये आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, तब तक आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं। फिर देखिए बोला है कि these vacant atomic orbital of metal hybridized together to form a new set of equivalent bonding orbital called hybrid orbital। और फिर क्या बोला, these orbital have the same geometry, same energy and definite, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यानी लिगेंड के साथ मेटल के ऑर्बिटल तभी कंबाइंड हो पाते हैं। अभी बात हुई कि मेटल के पास कम से कम उतने ऑर्बिटल होने चाहिए जितना लिगेंड के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। जैसे मेटल को अगर 6 लिगेंड के साथ कंबाइंड होना है तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। इतना हम लोगों ने समझ लिया, कई सारे वैकेंट ऑर्बिटल हम लोगों ने देखा भी मेटल के पास है। लेकिन कहानी अब क्या आती है, कहानी अब स्टार्ट होती है कि मेटल लिगेंड के साथ कंबाइंड तभी होगा जब उसके वैकेंट ऑर्बिटल जितने भी हैं
वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। जब तक ऑर्बिटल क्या हाइब्रिडाइज नहीं होंगे तब तक लिगेंड के साथ वो कंबाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे जो मेटल के पास ऑर्बिटल है, उसमें कोई क्या था, कोई था 3D, कोई था 4s, कोई था 4p, कोई था 4d। अब सारे के सारे ऑर्बिटल तो अलग अलग शेप में है ना, क्योंकि d ऑर्बिटल जितने हैं उनका जो शेप होगा वो कुछ अलग होगा, डम्बल शेप में रहेगा। s ऑर्बिटल का शेप अलग है, p का शेप अलग है, फिर ये वाला हमारा d ऑर्बिटल है। तो सभी के सभी ऑर्बिटल क्या अलग अलग शेप के, अलग अलग एनर्जीज के हैं लगभग, मतलब सब एनर्जी तो 4 वाले की सबकी लगभग सेम होगी, लेकिन एकदम बराबर एनर्जी के, बराबर शेप के नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी के होते हैं ऑर्बिटल, तभी क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये सारे ऑर्बिटल जब तक आपस में मिक्स नहीं होंगे तब तक लिगेंड के साथ कंबाइंड होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं 3D ऑर्बिटल को फॉर्म करूं यहां पे, तो 3D ऑर्बिटल इस तरह से था, यहां पे क्या था 3d6 था, और ये था क्या 4s, यहां पे क्या था 4p था, और इसके बाद क्या था 4d। अगर मान लेता हूं कि मेटल को 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसके क्या करना पड़ेगा, अपने 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, ठीक, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहां देखिए हो गए। अब मान लेते हैं कि लिगेंड को आना है मेटल के साथ कंबाइंड होने, लिगेंड को आना है मेटल के साथ कंबाइंड होने, तो मेटल को अपने जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। 6 ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। तो यहां पे मान लेते हैं कि लिगेंड जुड़ने आया, तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल इसको चाहिए। ये 6 के 6 ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में हो जाएंगे मिक्स। मिक्स का मतलब हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज होके ये इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप, यहां बोल रहा है ना सेम एनर्जी, ठीक, डिफिनिट डायरेक्शन और सेम ज्योमेट्री के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग ऐसे बना देंगे, यानी ये सभी के सभी ऑर्बिटल मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद सबको एक साथ हम लोग लिख देंगे 6 को, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एक s का यूज हुआ, 3 p का यूज हुआ, 2 d का यूज हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख देंगे, यस p3d2। यहां देख सकते हैं ना, एक s 3 p 4 हो गया, और 2 d 4 2 6, यानी 6 ऑर्बिटल मिक्स हुए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 हो गया। तो इस तरीके से ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हमारा, पॉइंट नंबर 3। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है, अगर इसकी बात करेंगे, the bonding in metal complexes arises when filled ligand orbital containing a lone pair of electron overlap with vacant hybrid orbital of metal cation atom, cation बोले या एटम बोले, ठीक, फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे क्या था, ये बोल रहा है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहे मेटल का हो चाहे मेटल कटायन का हो, ठीक, जरूरी नहीं है कि हमारा मेटल क्या हो, पॉजिटिव या चार्ज में ही हो, न्यूट्रल भी मेटल हो सकता है। वो आगे एग्जांपल में हम लोग समझेंगे, देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो लिगेंड का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा, क्योंकि हम लोग यहां पे देख रहे हैं जो पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मल कंपाउंड का, उसमें देखते थे कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर जो भी हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो एटम उसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है, बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। तो मेटल के पास जो ऑर्बिटल है पूरा खाली वाला, उसी में लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसा नहीं कि अनपेयर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन दे देगा मेटल लिगेंड, ठीक, तो वो हमेशा पूरे खाली वाले ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड। तो यही हमें ध्यान देना है। तो यहां पे यही बात बताया जा रहा है आप लोगों को कि बॉन्डिंग जो बन रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स और लिगेंड के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड दे रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके उसके ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। तो इसको आइए देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड वाला ऑर्बिटल बन गया था, ठीक, इसका नाम क्या था, sp3d2। इसको ऊपर लिख देते हैं sp3d2। अब ये तो पूरा खाली था, और इसके बाद जो बचा था उससे मतलब हमें नहीं है, इसके पहले से कोई मतलब अभी नहीं है।
अब जो लिगेंड मान लेते हैं 6 लिगेंड आए, तो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, यहां 5 ही बना, एक और बना लेते हैं, 6 था, ठीक, एक बॉक्स और रहेगा। तो यहां पे क्या है, 6 लिगेंड आए, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखाइए, जैसा मन वैसा आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हैं, एरो भी दिखा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे रहा है इसमें, डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी जो सेंट्रल एटम Fe था, Fe2+ था, ठीक, इसके पास क्या थे, हाइब्रिडाइज्ड, सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए, इसके सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद इसका शेप कैसा हो गया, शेप इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। मान लेते हैं लिगेंड कहीं से आया, एक यहां से लिगेंड आया, मानते हैं लिगेंड के पास p ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इसी के साथ ओवरलैप कर गया, और ओवरलैप करते समय जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारा लिगेंड, तो लिगेंड ही दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। इस तरह से पूरा ये क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा Fe के साथ लिगेंड का, Fe के साथ जो भी लिगेंड आएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे हम लोग एरोस दिखाएंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मेटल केवल एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही बात हमारा बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। फिर आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब क्या बोला, अब देखिए कुछ नई चीजें देखने के लिए मिल गई। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हम लोग देखें। पहला बात क्या था कि मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, यस p d या f, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए, और जो भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो अवेलेबल होने चाहिए, उतने ऑर्बिटल मेटल के पास कम से कम होने चाहिए कि लिगेंड के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। यानी 6 लिगेंड कंबाइंड होना है तो इसके पास कम से कम 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, 4 लिगेंड के साथ जुड़ना है तो 4 ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए, जो कि आसानी से मिल जाते हैं। अगले पॉइंट में बोल रहा था कि मेटल के जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो जब तक हाइब्रिडाइज नहीं होंगे तब तक लिगेंड के साथ कंबाइंड नहीं होंगे, यानी लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोला कि लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको लिगेंड क्या करेगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देके, यानी पूरा वैकेंट ऑर्बिटल में देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या बोला, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला है, पॉलिंग क्लासिफाइड। अब लिगेंड को क्लासिफाई कर दिया 2 तरह से। हमको पता है कि लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसके पास कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन पॉलिंग ने लिगेंड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या डिवाइड कर दिया, एक बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं कुछ, और उसका नाम देखिए कुछ है, और वीक लिगेंड का भी एग्जांपल दिया हुआ है, यानी लिगेंड भी 2 तरह से क्लासिफाई कर दिए गए, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पहचानने का मैं एक तरीका बताता हूं, इजी वे। किसी भी लिगेंड के पास अगर कार्बन या नाइट्रोजन है डोनर साइट में, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके अलावा जो भी होगा सब क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं CN, तो डोनर साइट मान लेते हैं अगर कार्बन है तो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है, इसका मतलब ही यही है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। अगर वो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन खींच के रखता, अपना देता नहीं जल्दी किसी को, तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए अच्छा लिगेंड है ये। यहां पे देख सकते हैं डोनर साइट, इसमें भी क्या है, CO के अंदर डोनर साइट, अगर हमारा ऑक्सीजन या कार्बन होगा, सॉरी यहां पे भी कार्बन डोनर साइट होता है, तो ये भी आसानी से क्या करता है, लोन पेयर डोनेट कर देगा। अगर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हमारा क्या है, डोनर साइट है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग डोनर साइट लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इतना हमें ध्यान देना है कि जिस लिगेंड में कार्बन या नाइट्रोजन डोनर साइट होगा वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यही हमारे 3-4 एग्जांपल इसमें देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग वाले के केस में, ठीक। इस चीज को आगे एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, उसमें स्टीरियो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां पे चीजें क्लियर होंगी ज्यादा, उसमें पूरा बताया गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड से वीक लिगेंड की तरफ कैसे चलेंगे। तो यहां हम लोग बस एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग जान सकते हैं वीक लिगेंड क्या होते हैं, इसके अलावा जो भी होंगे सभी क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे। अब लिगेंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का क्या मतलब है,
ये हम लोग अगले पॉइंट में आइए देखते हैं। अगले पॉइंट में ये समझते हैं कि लिगेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, क्यों, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा। दो कैटेगरी में तो डिवाइड कर दिए, स्ट्रॉन्ग और वीक। हमको पता है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा लिगेंड के पास तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो दे पाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मैटर एटम है या वो लिगेंड खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद क्या इफेक्ट होगा इसका, इस चीज को आइए पढ़ते हैं अगले पॉइंट में। यहां देखिए बोल रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव टेंडेंसी टू पेयर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या बात आ गई, हमें बस थ्योरी जानना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज बताने में बीबीटी फेल हो गया। इसके ड्रॉबैक्स हैं ये, ठीक है, जो पेयर अप हो रहा है क्यों हो रहा है ये नहीं बता पाया। अभी हमको जानना है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा मेटल के पास, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने, वैसे ही मेटल के जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। पेयर्ड अप होने का मतलब हुंड सुल के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक। फिर बोल रहा है वीक लिगेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, वीक लिगेंड में ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल आइए देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले ही लिया था Fe2+ का एग्जांपल, तो Fe2+ में क्या था, Fe2+ के डी ऑर्बिटल में था 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन था। अगर मान लेते स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंबाइंड होने के लिए यहां पे आया कोई, जैसे मान लेते हैं अमोनिया आया, ठीक, मान लेते हैं अमोनिया आया इलेक्ट्रॉन देने, इसको अमोनिया मान लेते हैं 6 अमोनिया आया, इसके साथ कंबाइंड होने के लिए हमको पता है इसके आगे भी वैकेंट ऑर्बिटल हैं, तो ये वैकेंट वाला ऑर्बिटल तो बहुत सारे इसके पास अवेलेबल हैं, ढेर सारे ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अमोनिया क्या करेगा, आगे वाला ऑर्बिटल में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन देने, आगे वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने नहीं जाएगा। ये पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा, ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा, डब्बा खाली करवाएगा, फिर हाइब्रिडाइज्ड करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या करेगा, ये पहले इसको पेयर्ड अप कराएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सब अमोनिया को देखकर पेयर्ड होना चाहेंगे, यानी ये तो पहले से पेयर्ड है, ये वाला चला गया इसमें, ये वाला चला गया इसमें, अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, तो ये तो हुंड्स रूल के अगेंस्ट हो गया। हुंड्स रूल ने क्या बोला था, जब तक अनपेयर्ड न भर जाता तब पेयरिंग नहीं करते, यहां पहले ही पेयरिंग कर दिए हैं, तो यहां पे एक्सेप्शन आ गया। इस एक्सेप्शन का रीजन हम लोग आगे वाले थ्योरी में पढ़ेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं सारे पेयर्ड हो गए। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, तो आइए बात करते हैं। हमको 6 अमोनिया जोड़ना था, तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले उधर से ले रहे थे हम लोग, अब इधर से मिल जाएगा, 2 ठो यहां से ले लेंगे, 1 यहां से और 3 यहां से, हो गया, यहां पे 6 हो गए ना, 3 और 3 6। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है डी का, ये क्या है 3d 4s 4p और 4d। 4d से कोई मतलब यहां पे नहीं है, यहां पे डी का 2 ठो यूज हुआ है, तो लिखेंगे D2, एक s का यूज हुआ है, लिखेंगे s और p का 3 ठो। हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगा, D2sp3, उसके पहले क्या था, sp3d2 था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी यही है, जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करके अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज होना चाहेगा। अगर वीक लिगेंड आया तो वीक की कहानी क्या है, वीक लिगेंड ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये शांति से आगे वाले ऑर्बिटल में को पेयर्ड करना चाहेगा, यानी वीक। अगर स्ट्रॉन्ग आया तो ऐसा कहानी होगा, ये कहानी किसकी है, स्ट्रॉन्ग की। अगर वीक लिगेंड आया तो वीक लिगेंड यहां पे स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, कोई अमोनिया आ गया, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला आ गया या साइनाइड माइनस आ गया, तो ये सब की काम, ये सबका यही काम है, ठीक। कार्बन नाइट्रोजन वाले लिगेंड है। अगर वीक आया, कोई भी आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन हो गया, वाटर आ गया, तो वो सब क्या करेंगे, वो सब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये यहीं पे इन्हीं ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी ये क्या करेगा, 6 ऑर्बिटल को यहां से लेगा, ठीक, 6 ऑर्बिटल कहां से लेगा, यहां से 1 3 और 2, ठीक है, यहां पे कितना हो गया 3 1 4 2 6, यानी इन्हीं को हाइब्रिडाइज करके आसानी से ये क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कहां पे, इस वाले में, पेयर अप नहीं करेगा। तो कहानी यही है हमारे इस पॉइंट की, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट आइए चेक करते हैं, फिर क्या बोला, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की आइए बात करते हैं। यहां पर दिया है द डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर डी ऑर्बिटल, फिर क्या बोला, आउटर डी ऑर्बिटल,
द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय इनर डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर डी ऑर्बिटल कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है इसके पहले वाले पॉइंट से। पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तब देखिए कौन सा डी यूज हो रहा है। यहां पे हम लोग बनाते हैं फिर से डी ऑर्बिटल। मैं यहां बना रहा हूं 3d, फिर मैं लिख रहा हूं 4s, फिर मैं लिख रहा हूं 4p और फिर लिख रहा हूं 4d। तो यही ऑर्बिटल हमारे पास मेटल के पास प्रेजेंट है। यही ऑर्बिटल क्या है? मेटल के पास प्रेजेंट है। तो आइए चेक करते हैं। ये भी क्या है? डी है, इसमें 5 बॉक्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेटल के जो इनर वाले, अब देखिए यहां पे डी 2 है, इसको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। इसका नाम अगर रखना होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग n-1d और इसको बोलेंगे एन डी। क्यों? क्योंकि ये 4d है तो एन डी, एन से एक कम यानी 3d हो गया, 4 से एक कम 3। तो ऐसा हो जाएगा कुछ कहानी। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी क्या है? अगर लिगेंड हमारा कोई आ रहा है, ऐसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो वो कर क्या रहा है? वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करके इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी इसको हाइब्रिडाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वाला ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मान लेते हैं 2 या 1 भी अगर यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ये वाला ऑर्बिटल 3d वाला, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी जो अगर इनर वाला ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है, n-1d क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल, और कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला ऑर्बिटल यूज हुआ, ठीक है, 4d वाला, तो इसे क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी n-1d यूज हुआ इनर ऑर्बिटल, nd यूज हुआ तो आउटर ऑर्बिटल। यही पॉइंट हमें बस समझना था। अगले पॉइंट को ये चेक कर लेते हैं। इफ, ये क्या बोल रहा है? इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विद इन अ कॉम्प्लेक्स देन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमें पता होना चाहिए कि किसी मेटल के पास अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो वो क्या करता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में उस मेटल को रखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उसका होगा। अगर मेटल के पास पूरा ऑर्बिटल वैकेंट है या उसके सारे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड होने का मतलब सारे स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। पेयर्ड का मतलब एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाता है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड अगर रहेगा कम से कम एक भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Zn2+ का और एक कॉम्प्लेक्स मैं लिख दे रहा हूं Fe3+ का। ठीक, तो यहां पे अगर मैंने 2 कॉम्प्लेक्स बनाया, अब इसके ऑर्बिटल को देखा जाए तो Zn2+ की कहानी क्या है? इसमें है 3d10 4s0। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इसका एटॉमिक नंबर 26। तो 30 का मतलब क्या है? 3d10 4s0। अगर Fe में देखा जाए तो यहां पे कहानी क्या होगी? 3d6 4s2। तो यस में से तो निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, 3 निकल गया, तो यहां बचेगा 3d5 4s0। तो यहां पे आइए चेक करते हैं डी ऑर्बिटल को। तो यहां पे अगर डी ऑर्बिटल को देखा जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इस डी ऑर्बिटल में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, यस खाली है। इस डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यस क्या है? खाली है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां फुलफिल कराऊं, इलेक्ट्रॉन को क्या करूं? फुलफिल कराऊं यहां पे, तो पूरा का पूरा देख सकते हैं ऑर्बिटल इसका क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड है तो ये वाला जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर का। ये कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएगा तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अगर ऐसा ऑर्बिटल आया तो, अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, अगर यही चीज अभी मैं बता रहा हूं ये मेटल के बारे में, कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं बनाया है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वो पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के लिए भी।
जैसे हम लोग ने पहले लिया था, अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स एक लिख दूं FeCN6 4 माइनस, और मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखूं, मैं एक कॉम्प्लेक्स और लिखूं Ni, ठीक है, CO4, ठीक है, मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिखा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स का ये बनाते हैं हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहां पे देखा जाएगा तो Fe क्या है, यहाँ पे 4 माइनस स्टेट में है, और हमें पता है ऑक्सीजन नंबर कितना होता है Cn का -1, 6 तो कितना जाएगा -6, तो ये क्या हो जाएगा +2 स्टेट में आएगा, तभी -4 आया है। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो Fe2+ की अगर बात करेंगे तो Fe2+ का मतलब भी क्या है, Fe2+ का मतलब है 3d6 4s 0 4p 0 और 4d भी क्या है, पूरा खाली है। तो यहाँ पे 3d6 है, यहाँ पे क्या है 3d6 है, तो d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और ये पूरा वैकेंट, ये पूरा और ये भी पूरा क्या है, सब वैकेंट ऑर्बिटल्स इसके ढेर सारे यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड अप होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे। जब पेयर इलेक्ट्रॉन सभी हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। अब यहां के बाद से ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, 6 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे Cn को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सॉरी Cn से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe2+ का Cn के साथ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर का। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में ले, या मैं इसी में एक एग्जांपल बता दे रहा हूं आप लोगों को। अगर मान लेते हैं कि Fe हमारा 3+ स्टेट में है, अगर Fe 3+ स्टेट में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी तो गायब हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। और 3d5 का मतलब क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया भी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया भी तो पेयर्ड करेगा इसको, तो ये जाएगा इसमें, ये जाएगा इसमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होंगे, तभी तो एक बचेगा यहाँ पे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अगर मैंने कराया तो ये वाला जिसके साथ चला गया, ये दोनों एक साथ चले गए, ये तो अकेले बच जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, तब वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमें चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर्ड या अनपेयर्ड है। तो ये हमारा पूरा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पॉस्टुलेट को हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन सी चीजें यहां पे हैं। अब ये थ्योरी हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया है, उसके बॉन्डिंग को समझने के लिए दिया गया है, और कई सारी चीजें इससे और निकल के आएंगी। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, अगर हमें पूरा थ्योरी पता है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग पहला चीज इसका बताएंगे कि मेटल लिगेंड में बॉन्डिंग कैसा बन रहा है। फिर हम लोग बता पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियोस में इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। दो तरह का एग्जांपल हम लोग लेंगे, एक ऑक्टाहाइड्रल और एक टेट्राहाइड्रल वाला, और स्क्वायर पैरेलल वाला भी हम लोग लेंगे। यानी 4 लिगेंड वाले केस में 2 आते हैं स्क्वायर और टेट्राहाइड्रल, और 6 लिगेंड में आता है हमारा ऑक्टाहाइड्रल। तो सभी एग्जांपल को हम लोग लेके उसमें जो जो चीजें हम लोग बता सकते हैं क्वांटम कंपाउंड में, वो सब चीजें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट की हेल्प से बताएंगे। तो एग्जांपल वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर आप लोग एग्जाम में देता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पूछ सकता है। अधिकतर क्या करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसके बारे में पूछेगा, इसकी ज्योमेट्री बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक नेचर बताइए। ठीक, कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, और एक चीज हमारा और होता है हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। तो हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। लो स्पिन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे, तो वो भी चीजें हम लोग वहां पे फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तब। तो ये हमारा क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके हम लोगों ने पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़ लिया। तो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं पे समाप्त। पढ़ाई रखिए जारी। थैंक यू।